Hello students, welcome in our social studies class. Today we are going to continue our first chapter, the French Revolution. So let's move to the chapter. So students, हमने पहले बहुत सारी चीजें डिस्कस की, हमने कहानी सुनी किंग लुइस 16 की कि किस तरीके से उसके शासन में कैसे अनसर्टेन सिचुएशंस हुई, किस तरीके से बेस्टाइल फोर्ट को आग लगा दी गई, कैसे पीपल्स मिलिटिया बन गया, फिर कैसे उसका जो सारा सिस्टम था वो चेंज होकर के रिप्रेजेंटेटिव मोनार्की में कन्वर्ट हो गया। अब जरा हम थोड़ा इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। जब सारा सिस्टम चेंज हुआ तो जो सिचुएशन थी फ्रांस की वो कुछ सालों तक काफी ज्यादा टेंशनाइज्ड वाली थी। ऑल्दो किंग लुइस 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि किंग लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर हस्ताक्षर कर दिए थे, उसने साइन कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को। ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रूशिया, लेकिन साथ ही उसने एक सीक्रेट नेगोशिएशन को साइन किया था प्रूशिया के राजा के साथ मिलकर के। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. तो डेवलपमेंट जो कुछ हो रहा था फ्रांस में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इससे आसपास के जो नेशंस थे, फ्रांस के जो पड़ोसी देश थे, वो भी काफी टेंशन में थे, क्योंकि हर जगह मोनार्की शासन था और उन्हें लगता था कि अगर ऐसे ही सिस्टम हमारे देश में इंट्रोड्यूस हो गए तो हमें भी इसी तरीके के रेवोल्यूशंस का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने इसके लिए डिसाइड कर लिया, प्लान बनाने शुरू किए कि इस तरीके के डेवलपमेंट को रोकना होगा और इसके लिए हमें अपनी ट्रूप को भेजना चाहिए। सो बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792, लेकिन ये सब कुछ होता उससे पहले ही नेशनल असेंबली में वोट हो गए थे और समय था अप्रैल का 1792 का, टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था, नेशनल असेंबली जो थी, उसने ही आपस में वोट करवाए और डिसाइड कर लिया कि अदर नेबरिंग कंट्री हमारे ऊपर अटैक करे उससे पहले ही हम किस पर अटैक कर देते हैं, उन नेबरिंग कंट्रीज पर। और इनमें से जो नेबरिंग कंट्रीज थी वो थी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोन फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी। उस समय हजारों वॉलंटियर्स को शामिल किया आर्मी ज्वाइन करने के लिए। They saw this a war of the people against kings and aristocracies all over Europe. और लोगों ने इसलिए भी शामिल हुए, लोग इसलिए भी इसमें इंक्लूड हो गए क्योंकि उन्हें लगता था ये जो जंग है ये लोगों की जंग है, राजा और उसके जो क्रूर शासन है उसके प्रति। So among the patriotic songs they sang was the Marseillaise. उन्होंने एक सॉन्ग गाया जिसे पेट्रियोटिक सॉन्ग कहते हैं, देशभक्ति गाना, और वो गाना था मर्सिलीज। कंपोज किसने किया था? कंपोज बाय पोएट रॉगेट डी लेसिल। इट वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सिलीज एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम। पहली बार ये गाना उन वॉलंटियर्स के द्वारा गाया गया था जो मर्सिलीज से मार्च करके पेरिस में एंटर कर रहे थे। तो क्योंकि वो मर्सिलीज से आए थे इसीलिए इस पेट्रियोटिक सॉन्ग का जो नाम है, टाइटल जो है, वो मर्सिलीज ही रख दिया गया। The Marseillaise is now the national anthem of France. और आज वही मर्सिलीज जो है वो फ्रांस का नेशनल एंथम। The revolutionary wars brought losses and economic difficulties. बेटा, जैसा हमेशा होता है कि वॉर्स जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो ये जो रेवोल्यूशनरीज वॉर्स थी इन्होंने भी काफी लॉस किया, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज क्रिएट की लोगों की लाइफ में। While the men were away fighting at front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. जब घर के पुरुष युद्ध में शामिल होने चले गए उस समय घर की महिलाओं के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। उन्हें अब अर्निंग भी करना था अपने सर्वाइवल के लिए और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। Large section of population were convinced that the revolution had to carry it further as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of society. बहुत सारा जो सेक्शन था पॉपुलेशन का वो कन्विंस करना चाहता था इस रेवोल्यूशन के थ्रू कि अभी तक सोसाइटी के सिर्फ रिचर सेक्शन को पॉलिटिकल राइट्स हैं,
जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए. तो पॉलिटिकल क्लब्स became an important rallying point for people who wish to discuss government policies and plans, their own forms of action. The most successful of these clubs was that of the Jacobins. तो इन सब से रिलेटेड क्या होता था, अब लोग गैदरिंग करने लगे थे और गवर्नमेंट से रिलेटेड बातें करने लगे थे, और सबका रैलिंग पॉइंट जो होता था जिसमें आमतौर पर गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्लान्स ये सब डिस्कस किए जाते थे, वो एक ग्रुप हुआ करता था. और इन्हीं में से एक सक्सेसफुल ग्रुप था, एक सक्सेसफुल क्लब था जैकोबिन क्लब, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris. और इस जैकोबिन क्लब को नाम मिला था वहां के एक बहुत बड़े कॉन्वेंट को, सेंट जैकब को, जो कि पेरिस में काफी फेमस थे. और ये वो समय है फ्रांस का जब सिर्फ मेल्स मेंबर ही नहीं, फीमेल्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट हो रही थी. वो भी अपने ग्रुप्स ऑर्गेनाइज कर रही थी, क्योंकि उनके भी बहुत सारे राइट्स थे जो वो चाहती थी. दे ऑल्सो डिमांड सम ऑफ द थिंग्स. So the member of Jacobin Club belonged mainly to the less prosperous section of society. They included mostly the small shopkeeper, artisans, pastry cookers, watchmakers, printers. These kinds of daily wages workers are included. They are the member of the Jacobin clubs. And large group among the Jacobin decided to start wearing लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर. उस समय बहुत सारे वर्किंग जो लोग थे वो इसके मेंबर बने, और फिर उसके बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें थोड़ा अलग लगना चाहिए, और इसके लिए इन्होंने स्ट्रिप्ड वाली, लाइनिंग वाली जो ट्राउजर्स हैं उनको पहनना शुरू किया, जो कि पहले डॉक वर्कर्स के द्वारा पहना जाता था. तो दिस वाज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स who wore knee breeches. तो बेसिकली ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि वो जो फैशनेबल सोसाइटी था उससे अपने आप को सेपरेट दिखाना चाहते थे, खास तौर से उन नोबल से जो कि नी ब्रीचेस पहनवाते थे. तो इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर. तो कुल मिलाकर के ये था कि यहाँ पर प्रोक्लेम किया जा रहा था कि अब पावर का एंड होगा, उन पावर का जो कि नी ब्रीचेस पहनते थे. तो these Jacobins came to be known as the sans-culottes, which literally means those without knee breeches. Right? So sans-culottes men wore in addition the red cap that symbolized liberty. ये जो मैन थे ये रेड कैप भी पहनते थे, लाल टोपी, जो कि लिबर्टी का प्रतीक था. Whereas the women are not allowed to wear that kind of things. So in the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि ये ट्रूप क्यों बना रहे थे, जैकोबिन्स ने सब प्लान क्यों किया था, क्योंकि नेशनल असेंबली के फॉर्म होने के बाद भी बहुत सारी चीजें अभी वैसी ही थी, बेसिकली जो फूड प्राइसेस थे. तो इन जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ने डिसाइड किया कि जो शॉर्ट सप्लाई हो रही है और हाई प्राइसेस जो फूड की हैं इनको कंट्रोल किया जाए. तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10 दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ द Tuileries, massacred the king's guards and held the king himself as hostage for several hours. और इन सब की वजह से इन्होंने क्या किया, 10 अगस्त की सुबह बहुत खून खराबा किया, किंग के जो गार्ड्स थे उनको मार दिया और राजा को भी बंदी बना लिया. लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली. और आगे चल करके असेंबली ने वोट किया कि जो भी रॉयल फैमिली है उन सबको इम्प्रिजन कर दिया जाए. Elections were held from now on. All men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. अब यहाँ पे एक पॉजिटिविटी ये हुई थी कि अब एक नया सिस्टम आया, ऑर्गेनाइज हुआ असेंबली में वोटिंग का. अब इलेक्शन में जो एज था वो 21 कंसिडर किया गया और
इक्वालिटी दी गई। अब वोटिंग कर सकता था हर व्यक्ति जिसकी उम्र 21 साल है, चाहे उसके पास वेल्थ है या फिर नहीं है, राइट। नाउ द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। तो ये जो नई इलेक्टेड असेंबली थी इसको कन्वेंशन कहा गया। On 21st September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic. 21st September 1792 को मोनार्की सिस्टम फ्रांस में पूरी तरह खत्म हो गया और फ्रांस जो है एक रिपब्लिक बन गया, गणराज्य बन गया, लोगों का शासन उसमें शुरू हो गया। तो एज यू नो, रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। समझते हैं ना आप? सो देयर इज नो हेरिडेटरी मोनार्की। अब कोई भी हेरिडेटरी मोनार्की नहीं थी। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब जो पावर है उसे मिलेगी जो डिजर्व करेगा, राइट। तो लुइस 16 was sentenced to death by court on the charge of treason। आगे चल करके जो जुडिशरी थी उसने किंग लुइस 16 को सजा सुनाई ट्रेजन की वजह से, उसके ऊपर चार्ज लगा था ट्रेजन का। तो on 21st January 1793 he was executed publicly at the place G La Concorde। The Queen Mary Antoinette met with the same fate shortly after। और कुछ ही समय के बाद जो उसकी रानी थी मैरी, उसके संग भी सेम यही हुआ। Now the reign of terror, the period from 1793 to 1794, it is the period referred to as reign of terror। Robespierre followed a policy of severe control and punishment। इस समय को 1793 से 94 के समय को रेन ऑफ टेरर कहते हैं क्योंकि रॉबेस्पियर जो था इसने बहुत ही हार्श पॉलिसीज यूज की थी कंट्रोल और पनिशमेंट की। All those whom he saw as being enemies of the republic, like ex-nobles, clergy, members of other political parties, and even members of his own party who did not agree with his methods were arrested, imprisoned, and then tried to by revolutionary tribunal। क्या था, क्यों था ये रेन ऑफ टेरर? क्योंकि रॉबेस्पियर ने चाहे जो भी हो जो इसके शासन के खिलाफ था, चाहे वो क्लर्गी हो, नोबिलिटी हो या इसके अपने पार्टी के मेंबर्स हों, उन सबके लिए एक अलग तरीके की सजा निर्धारित की थी। इसने अरेस्ट करता था, इम्प्रिजन करता था और इवन रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल पे भी डाल देता था। एंड इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गुलिटॉइन्ड। और अगर कोर्ट में प्रूफ हो जाता था कि व्यक्ति वास्तव में दोषी है तो उसे गुलिटॉइन किया जाता था। गुलिटॉइन एक तरीके की डिवाइस होती है जिसमें दो पोल के बीच में ब्लेड्स लगी होती है और जिसको सजा मिलती है गुलिटॉइन होने की, उसका सिर उस ब्लेड के ऊपर रखा जाता है, ऊपर से दूसरी ब्लेड सिर को काट देती है, इस तरीके का। अब क्योंकि इस डिवाइस को इन्वेंट करने का श्रेय डॉक्टर गुलिटॉइन को जाता है तो इसीलिए इस डिवाइस का नाम ही उनके नाम पे रख दिया गया। Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. Meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport their grain। बेटा ऐसा नहीं था कि रॉबेस्पियर जो है वो टोटली बहुत ही बैड ह्यूमन था और उसने सारी पॉलिसीज बहुत ही ज्यादा हार्श और ह्यूमिलेटेड बनाई थी। उसने कुछ अच्छे काम भी किए थे। रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने लॉज बनाए थे मैक्सिमम सीलिंग वेजेस के, प्राइसेस के। मीट और ब्रेड जो था, जो कि स्टेपल डाइट था उस समय फ्रांस का, उसे राशन किया गया था, राशनिंग की गई उसकी। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज। और इसके लिए जो पीजेंट्स थे, व्यापारी लोग जो थे, उनको बेसिकली अपने ग्रेन्स को, फार्मर्स को प्रेशराइज किया गया कि वो अपना ग्रेन जो है वो फिक्स प्राइसेस पर गवर्नमेंट को भेजे। तो द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन। साथ ही जो एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर था उसका यूज फॉरबिडन किया गया। एंड ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डिग्लाइट। इट मींस डिएग्लाइट। पेन डिएग्लाइट मींस इक्वालिटी ब्रेड, अ लूफ मेड ऑफ होल व्हीट। जो होल व्हीट से बना हुआ लूफ होता है, जो ब्रेड होता है, उसको यूज करना कंपल्सरी किया गया। So equality was also sought to be practiced through forms of speech
सिर्फ खान पान में ही नहीं समानता बल्कि स्पीचेस में भी समानता रखी गई. Now instead of tradition monsieur, sir and madam, all French men and women were henceforth citoyen and citoyenne. पहले जो सर और मैम इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था एड्रेस करने के लिए, अब सिटॉइन और सिटॉइनी सिटीजन का यूज किया जाता था. चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेज. चर्च जिनका बहुत ही हायर पोजीशन हुआ करता था उनको शट डाउन कर दिया गया और उनकी जगह पे बैरक्स ऑफिसेज बना दिए गए. Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. क्योंकि रॉबेस्पियर जो था वो बहुत relentlessly पॉलिसीज को अपना रहा था, बहुत ही हार्श तरीके से पॉलिसीज परस्यू कर रहा था. इसकी वजह से उसके अपने मेंबर्स ने मॉडरेशन की डिमांड करनी शुरू कर दी. तो फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय कोर्ट और 1794 में इसे कोर्ट ने कन्विक्ट माना एंड अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गिलोटाइन. और इसके अपने इस हार्श पॉलिसीज की वजह से इसको 1794 में अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के नेक्स्ट डे इसको भी गिलोटाइन की सजा सुना दी गई बाय कोर्ट. नाउ अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस. द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट allowed the wealthier middle classes to seize power. जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट का फॉल हुआ, खत्म हुई, वेल्थियर मिडिल क्लास जो थे उन्हें पावर सीजिंग का राइट मिल गया एक तरह से. A new constitution was introduced which denied the vote to non-proprietary section of society. एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने एक नया सिस्टम बनाया जिसमें अभी जो 21 से अबव वालों को इक्वल वोटिंग राइट मिला था वो वापस ले लिया गया. जो भी नॉन प्रॉपर्टाइड थे उनसे वोटिंग के राइट छीन लिए गए. एंड इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल. दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी और उसके बाद एक डायरेक्टरी अपॉइंट की गई. एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स एंड दिस वाज मेंट एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव as under the Jacobins. ऐसा सब इसलिए किया गया ताकि वो जो वन मैन एग्जीक्यूटिव वाली जो पावर थी वो ना मिले. तो however the directors often clashed with the legislative councils who then sought to dismiss them. तो डायरेक्टर्स जो थे उनको भी क्लैश किया जा सकता था लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा. The political instability of the directory paved the way for the rise of a military dictator. लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर जैकोबिन गवर्नमेंट खत्म हो गया, डायरेक्टरी रूल बनाया गया, सबके अंदर आपस में कनेक्टिविटी नहीं थी. तो इन सबसे एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई फ्रांस में और इसने एक मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट को मौका दे दिया अपनी शासन, अपनी व्यवस्था बनाने का. तो थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रेटर्निटी रिमेन इंस्पायरिंग आइडियल्स दैट मोटिवेटेड political movements in France and the rest of Europe during the following century. लेकिन ओवरऑल तरीके से अगर हम देखें तो ये जो चेंजेस अकर हुए थे, इन्होंने कुछ नए कॉन्सेप्ट सामने रखे सबके और वो कॉन्सेप्ट थे आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रेटर्निटी एंड ऐसे आइडियाज जो थे अब धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगे. नाउ डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन? क्या वुमेन्स ने भी रिवॉल्यूशन किया? क्या उन्होंने भी क्रांति की? तो लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट द वुमेन्स. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट्स व्हिच ब्रॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी. अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो वुमेन्स जो है हमेशा से ही एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रही और पूरी कोशिश की इन्होंने फ्रेंच सोसाइटी में चेंजेस लाने की. दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives also. क्योंकि उस समय फ्रांस में महिलाओं की भी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो वो इस आशा से इन्वॉल्वमेंट रख रही थी कि जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है ये कुछ ऐसे मेजर्स इंट्रोड्यूस करेगी जिससे महिलाओं की लाइफ में चेंजेस आएगा. तो मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. दे वर्कड एज seamstresses,
और laundresses sold flowers, fruits and vegetables. ज्यादातर जो वुमेन्स थी थर्ड एस्टेट की वो वर्किंग थी और डिफरेंट तरीके के वर्क करती थी. मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, लेकिन कमी ये थी कि ज्यादातर महिलाएं एजुकेटेड नहीं थी और ना उन्होंने कोई बढ़िया जॉब ट्रेनिंग ले रखी थी, क्योंकि फ्रांस सोसाइटी में उस समय सिर्फ जो डॉटर्स होती थी, ओनली द डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट, आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज अ मैरिज फॉर देम. नॉर्मली होता क्या था फ्रांस में, सिर्फ नोबल जो फैमिलीज थी उनकी डॉटर्स पढ़ा करती थी और उसके बाद में उनकी शादी कर दी जाती थी. वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर ऑफ देयर फैमिलीज, दैट इज कुक, फेच वाटर, क्रू अप. और उस समय भी यही होता था कि वर्किंग वुमेन्स जो थी वो बाहर तो काम करती थी, अर्निंग तो करती थी, साथ में उन्हें अपने घर के डोमेस्टिक चोर्स भी करने पड़ते थे. एंड देयर वेजेस आर आल्सो लोअर देन मेन. So in order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspapers. अब क्योंकि women चाहती थी कि उनके इंटरेस्ट को भी सुना जाए, उनकी पोजीशन को भी सिक्योर किया जाए, तो वुमेन्स ने भी अपने क्लब्स बनाने शुरू किए और अपने न्यूज़पेपर पब्लिश करने शुरू किए. About 60 women's club came up in different French cities. उस समय अलग अलग फ्रेंच सिटीज से लगभग 60 वुमेन क्लब सामने आए. The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them. और इनमें से दो बहुत फेमस रहे, Society of Revolutionary and Republican Women. One of their main demand was that women enjoy the same political rights as men. और एक डिमांड बहुत ही कॉमन थी सबकी कि वुमेन्स भी सेम पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करना चाहती थी. वुमेन वर डिसअपॉइंटेड एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1790. साथ ही वुमेन्स काफी डिसअपॉइंट हुई जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें वुमेन्स को पैसिव सिटीजन डिक्लेयर किया गया और इस बात से वुमेन्स को काफी बुरा लगा. तो दे डिमांडेड द राइट टू वोट. उन्होंने फिर अपने लिए राइट टू वोट की डिमांड की. Right? So in the early years, the revolutionary government did not introduce laws that help improve the lives of women. Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for all girls. लेकिन धीरे धीरे वुमेन्स की लाइफ में चेंजेस आते गए. हालांकि अर्लियर टाइम में रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो थी उसने कुछ लॉज इंट्रोड्यूस किए वुमेन्स की लाइफ में इंप्रूवमेंट लाने के लिए. बेसिकली स्कूल्स खोले गए, गर्ल्स के लिए स्कूलिंग कंपल्सरी कर दी गई. देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिजेस अगेंस्ट देयर विल. अब रेगुलेट किया गया कि पिता जो थे वो किसी भी तरीके से फोर्स ना करें. मैरिजेस वाज मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट. मैरिज भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने लगे. रजिस्टर्ड मैरिज की जाने लगी. वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स. वुमेन्स को जॉब दिया जाने लगा. So that kind of struggle gave them political rights. So women's struggle for equal rights continued for several years. So during the reign of terror, the new government issued laws ordering closures of women's club. जब रेन ऑफ टेरर वाला समय था उस समय गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिटिकल सिचुएशंस बन रही थी वुमेन्स क्लब की, इन पर बैन लगा दिया. वुमेन्स का जो मूवमेंट था वोटिंग राइट्स के लिए फिर भी कंटिन्यू रहा. और आपको पता है अगले 200 सालों तक वुमेन्स ने अपने राइट के लिए रिवॉल्यूशन किया. एंड देन द फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th and the early 20th century. And the example of political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. And it was finally in 1946 that women in France won the right to vote. आपको पता है 200 साल के लंबे परिश्रम के बाद में लास्ट में जाकर के 1946 में फ्रांस की वुमेन्स को वोटिंग राइट मिले. काफी लंबे स्ट्रगल के बाद. राइट? दैट काइंड ऑफ लॉन्ग struggle provide the women's
equal right as similar as man. Hope you understand today's topic well. Thank you and have a nice day.